स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज बात होगी फिल नाइट के उस लाजवाब और उतार चढ़ाव से भरे सफर की, जिसने नाइकी जैसी विशाल और मशहूर कंपनी की नींव रखी। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रोचक कहानी में चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि आज नाइकी आखिर कितना बड़ा नाम है। जरा सोचिए, आज के समय में ये स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड हर दिन, जी हाँ, हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस ब्रांड को पहनते हैं और ग्लोबल मार्केट पर इसका पूरा दबदबा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला सच छिपा है। जिस विशाल साम्राज्य को आज पूरी दुनिया जानती है, उसकी शुरुआत किसी आलीशान ग्लास बिल्डिंग या हाईटेक ऑफिस से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी इसके संस्थापक फिल नाइट की कार की डिक्की से। रोजाना 1000 करोड़ कमाने वाली कंपनी की ऐसी शुरुआत देखना वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। पहला हिस्सा, अ फेल्ड एथलीट्स पिवट। बात 1938 की है। अमेरिका के एक छोटे से शहर पोर्टलैंड में एक लड़का था। बचपन से ही फिल नाइट को दौड़ने का जुनून था और उनका सबसे बड़ा सपना था जिंदगी में एक महान एथलीट बनना। मगर 24 साल की उम्र आते आते एक कड़ी सच्चाई सामने आई। वो अपने स्टेट के बेहतरीन एथलीट्स में जरूर गिने जाते थे, पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का उनका लेवल नहीं था। असल में वो गुड तो थे, पर ग्रेट नहीं। ये सच दिल तोड़ने वाला था। पर इसी सच ने मजबूर किया एक नया रास्ता चुनने पर। एक ऐसा रास्ता जिससे स्पोर्ट्स की इस दुनिया से हमेशा के लिए जुड़े रहा जा सके। तो सवाल ये है कि इस नए रास्ते की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? अपने एमबीए के दौरान फिल ने रनिंग शूज के बिजनेस पर एक रिसर्च पेपर लिखा था। उस पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट की गई। देखा गया कि कैसे जापानी कैमरा कंपनियों ने अपनी बढ़िया क्वालिटी और कम कीमत से अमेरिकन मार्केट पर कब्जा कर लिया था। तभी एक कमाल का आइडिया आया, क्यों न जापानी जूतों को भी ऐसे ही लॉन्च किया जाए। टारगेट बिल्कुल साफ था, उस वक्त के जायंट्स यानी एडिडास और प्यूमा को टक्कर देना। यही वो पागलपन भरा आइडिया था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। दूसरा हिस्सा, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बिगिंस। इस पागलपन को हकीकत बनाने के लिए फिल ने ओनित्सुका नाम की एक जापानी कंपनी से टाइगर ब्रांड के जूते इंपोर्ट करने का फैसला किया। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो स्वभाव से बेहद शर्मीला और इंट्रोवर्टेड था, उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और सीधे जापान की फ्लाइट पकड़ ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन बड़े अधिकारियों के सामने अपना बिजनेस पिच रख सके। उस मीटिंग के दौरान एक गजब का किस्सा हुआ। जब ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव्स ने शुरुआत में ही उनकी कंपनी का नाम पूछा, तो फिल के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उस वक्त कोई कंपनी थी ही नहीं। पर उन्होंने तुरंत दिमाग दौड़ाया। बचपन में रेस जीतने पर मिलने वाले ब्लू रिबन्स याद आए और बस वहीं बैठे बैठे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम इन्वेंट कर दिया। उनकी इस हाजिर जवाबी ने कमाल कर दिया और अमेरिका में टाइगर जूते बेचने की डील उनके हाथ लग गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। उस मीटिंग के बाद जो इंतजार शुरू हुआ, वो लंबा और थका देने वाला था। 4 महीने बीत गए, फिर 1 साल पूरा होने को आया, पर जूतों का कोई अता पता नहीं था। जिंदा रहने के लिए और बिल भरने के लिए एक अकाउंटिंग फर्म में नौकरी तक करनी पड़ी। जब लगने लगा कि आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है, तब अचानक कस्टम से एक नोटिस आया कि 12 जोड़ी जूते आ चुके हैं। जूते आते ही सबसे पहला काम क्या किया गया? फिल सीधे अपने कॉलेज के कोच बिल बाउरमैन के पास गए और उन्हें सैंपल्स दिखाए। बाउरमैन कोई आम कोच नहीं थे। वो जूतों को हल्का बनाने के मामले में एकदम जुनूनी थे, एक लाजवाब डिजाइनर थे। उन्हें ये जापानी जूते इतने पसंद आए कि अगले ही दिन उन्होंने फिल को 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। ये असल में एक बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। तीसरा हिस्सा, द ग्रोथ एंड द डेट। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा बिजनेस आगे कैसे बढ़ा। कार की डिग्गी से पहले 300 जूते बेचने की जो सफलता थी, वो तेजी से आई। लेकिन जैसा कि बिजनेस की दुनिया में होता है, तेजी से बढ़ना अपने आप में ढेरों नए तनाव और फाइनेंशियल हेडेक्स लेकर आता है। इस सक्सेस प्रॉब्लम को थोड़ा नंबर्स से समझते हैं। पहले साल $8000 की आमदनी हुई। उसके बाद जेफ जॉनसन जैसे एक बेहद पैशनेट एथलीट और सेल्समैन को टीम में शामिल किया गया। नतीजा, दूसरे साल की सेल्स सीधे 2 गुनी होकर $16,000 पर पहुंच गई। सुनकर काफी अच्छा लग रहा है ना? पर सच तो ये था कि सेल्स में इस अचानक आई तेजी ने एक विशाल आर्थिक संकट यानी एक मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा कर दिया था।
सोचिए, जब बिजनेस पैसा कमा रहा था तो प्रॉब्लम आखिर थी कहाँ? प्रॉब्लम थी नेगेटिव कैश फ्लो। असल में हो ये रहा था कि बिजनेस में आमदनी तो थी, पर आगे का ऑर्डर देने के लिए हर एक सिंगल सेंट तुरंत वापस इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। ऊपर से बैंक से लोन भी लेने पड़ रहे थे ताकि नेक्स्ट शिपमेंट आ सके। हालत इतनी बुरी हुई कि बैंक ने नए लोन देने से साफ मना कर दिया। अपने तेजी से बढ़ते बिजनेस को बचाने के लिए फिल को मजबूरन PwC में दोबारा अकाउंटिंग की नौकरी करनी पड़ी। ये सीधे तौर पर सर्वाइवल का सवाल था। एक तरफ ये आर्थिक तनाव चल रहा था तो दूसरी तरफ कोच बोअमन बैकग्राउंड में एक क्रांति ला रहे थे। ध्यान दीजिए, जापानी जूतों का डिजाइन हल्के और छोटे शरीर के हिसाब से बनाया गया था, जबकि अमेरिकन रनर्स का शरीर थोड़ा लंबा और भारी होता है। बोअमन की असली जीनियस यही दिखी। उन्होंने अलग अलग जापानी जूतों के बेस्ट फीचर्स को मिलाकर अमेरिकन्स की जरूरत के हिसाब से एक नया जूता मॉडिफाई किया, जिसका नाम रखा गया कॉर्टेज। और बॉस, ये जूता एकदम हिट हो गया। चौथा हिस्सा, द जापानीज बीट्रेयल। सफलता कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ लालच और दुश्मनी भी लेकर आती है। बात 1971 की है। ब्लू रिबन का बिजनेस पिछले 5 सालों में कमाल कर रहा था और आमदनी $0.3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। पर इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने उनके जापानीज सप्लायर ओनित्सुका की नीयत खराब कर दी। ओनित्सुका ने एक सीधा और भयंकर अल्टीमेटम रख दिया, या तो ब्लू रिबन का 51% हिस्सा उन्हें बेच दिया जाए या फिर वो अमेरिका की पूरी डिस्ट्रीब्यूशनशिप छीन लेंगे। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इस अल्टीमेटम ने फिल को एक कोने में धकेल दिया और लाइफ का सबसे बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया, ओनित्सुका को छोड़ना और अपनी खुद की ब्रांड शुरू करना। एक नया ब्रांड बनाने का ये सफर बेहद फास्ट पेस्ड और स्क्रैपी था। जरा इस टेबल को देखिए। एक लोगो चाहिए था ना, तो एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को पकड़ा और सिर्फ $35, जी हाँ सिर्फ $35 में वो थिक चेकमार्क बनवाया गया, जो आज गति या मोशन को दर्शाता है। नाम की बात करें तो सेल्समैन जेफ जॉनसन ने नींद में एक सपना देखा और नाम निकला नाइकी, जो जीत की यूनानी देवी का नाम है। और ऐसे ही 30 मई 1971 को नाइकी फाइनली दुनिया के सामने लॉन्च हो गई। अब एक नए और अनजान ब्रांड को एडिडास और पूमा जैसे एस्टैब्लिश्ड जायंट्स के आगे खड़ा करना कोई मजाक तो था नहीं। इस चुनौती का हल निकाला गया इस ग्राउंड ब्रेकिंग 1970s मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। पहला स्टेप, स्टीव प्रीफोंटेन जैसे टॉप एलीट एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, और दूसरा स्टेप, सेल्स टीम में आम लोगों के बजाय ऐसे लोगों को भरा जो खुद पैशनेट एथलीट्स थे। इस तरीके से उन्होंने सीधा एथलीट्स की ज़रूरतों को उन्हीं की भाषा में समझा और एड्रेस किया। ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था। पांचवा हिस्सा, द एयर जॉर्डन सेवियर। चलिए अब टाइम ट्रैवल करके 1980s में चलते हैं। इन सभी बेहतरीन कोशिशों का नतीजा ये रहा कि 1980 आते आते नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी एथलेटिक कंपनी बन गई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी मार्केट में अचानक लोगों का टेस्ट बदला और इस एक शिफ्ट ने नाइकी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि 1980s के आते आते फैशन और एस्थेटिक्स का नया दौर शुरू हो गया। लोगों को अब सिर्फ परफॉर्मेंस जूते नहीं बल्कि स्टाइलिश जूते चाहिए थे। यहाँ एंट्री होती है रीबॉक की। रीबॉक ने इन स्टाइलिश परफॉर्मेंस जूतों को उतारा और मार्केट की नब्ज पकड़ ली। नतीजा, 1986 में रीबॉक ने नाइकी को पूरी तरह पछाड़ दिया। इसकी वजह से नाइकी को अपने इतिहास में पहली बार भारी नुकसान उठाना पड़ा और कर्मचारियों की छटनी हुई। ये इस बात का प्रूफ है कि कंपनी कितनी भी बड़ी हो, अगर वक्त के साथ अडेप्ट नहीं करेगी तो ढेर हो जाएगी। इस डूबती हुई नैया को किनारे लगाने के लिए एक जादुई सॉल्यूशन की जरूरत थी, और तब नाइकी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपना पूरा दाव, द होल शेबैंग, एक नए उभरते हुए बास्केटबॉल स्टार पर लगा दिया। नाम तो पता ही होगा, माइकल जॉर्डन। और इसके साथ लॉन्च हुआ एक बोल्ड और स्टाइलिश नया स्नीकर, एयर जॉर्डन। इट्स ऑल इन द इमेजिनेशन। ये आइडिया सिर्फ एक जूता बेचने के बारे में नहीं था, ये एक पूरी नई पहचान और एक नया कल्चर बनाने के बारे में था। और इस नए दाव का असर वो लिटरली माइंड ब्लोइंग था। लॉन्च के बस पहले ही साल में एयर जॉर्डन की आमदनी $100 मिलियन क्रॉस कर गई। ये सिर्फ बिजनेस के आंकड़े नहीं थे, इस एक मूव ने ग्लोबल स्नीकर कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी एक जूते के दम पर नाइकी ने रीबॉक को पीछे छोड़ा और परमानेंटली अपनी राजगद्दी वापस हासिल कर ली। छठा और आखिरी हिस्सा, द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन।
अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अगर इस पूरे क्रेजी सफर को समराइज किया जाए तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। चाहे ओनित्सुका का धोखा हो, नेगेटिव कैश फ्लो की टेंशन हो या फिर रीबॉक से मिली भारी टक्कर, लगातार आए इन संकटों से लड़ने और एग्जीक्यूट करने की जिद ने ही नाइकी को वो बनाया है जो वो आज है। आज के प्रेजेंट डे पर नजर डालिए। जिस बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से लड़के ने अपनी कार की डिग्गी से कुछ जूतों के साथ की थी, वो आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाला एक मैसिव ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर एम्पायर बन चुका है। ये स्टैगरिंग आंकड़ा फिल नाइट के लाइफ लॉन्ग जुनून और सही टाइम पर कैलकुलेटेड रिस्क लेने का अल्टीमेट नतीजा है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरी सोच छोड़कर जाते हैं। फिल नाइट ने अपनी किताब शू डॉग में एक कमाल की बात कही थी। अगर हर कोई किसी नए विचार को पागलपन कहे तो कहने दीजिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकने का ख्याल तक दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो सवाल ये बनता है, जब पूरी दुनिया किसी आइडिया को क्रेजी बता रही हो तो क्या उस आइडिया को हकीकत बनाने का जुनून दिखाया जा सकता है? क्या बस उस काम को पूरा किया जा सकता है? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आशा है इस कहानी ने जरूर कुछ नया सिखाया होगा।